तो कल जो मैंने आपको रेसलमेनिया की डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताया था जो इतने टाइम से पेंडिंग थी डब्ल्यूडब्ल्यूई की, अब उसकी एक दिन में कुछ ऐसी रिपोर्ट आई है कि 1.5 मिलियन उसके ऊपर व्यूज हो चुके हैं। और अगर आप इसे कंपेयर करोगे ना, जैसे रॉ स्मैकडाउन की वीडियोस जो आती हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। यूजुअली अगर कुछ बहुत बड़ा धमाका भी होता है ना, तो भी जो 1 मिलियन वाला नंबर है वो मुश्किल से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई टाप पाती है। मतलब कुछ बहुत ही अलग हो गया तो फिर उसके केस में फिर वो एक्सेप्शन बन जाता है। और इसका रीज़न है कि इसको यूट्यूब पर इंडिया के लिए बैन नहीं किया गया था। मतलब बैन मतलब कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं वो वाला कोई इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं था। जैसे रेसलमेनिया का जो वो किक ऑफ वाला इवेंट हुआ था उसके नंबर्स देखना, उसकी लाइव के ऊपर भी कितनी सारी व्यूअरशिप थी, क्योंकि यूट्यूब का एक्सेस इंडियन से जब ले लेते हैं मतलब अपने कंटेंट का, तो ये भसड़ हो जाती है। और इसका रीज़न है कि मतलब इनके कुछ डील्स और राइट्स हैं, उसकी वजह से ऐसे होता है। तो 1.5 मिलियन नंबर्स देख के डब्ल्यूडब्ल्यूई तो खुश है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और अभी सेटअप कल पूछ रहे थे मेरे से कि भाई वॉइस ऑफ वीडियो क्यों बनाई, तो ऐसा कुछ नहीं है, हेल्थ और जो रिकवरी है वो ठीक ही चली है। मैं घर आ गया हूँ और भाई ये बिल्कुल मत सोचना कि बिल्कुल केयरलेस होकर वीडियो बना रहा है, क्योंकि अभी मैं बना ही ऐसे सकता हूँ। तो जैसा मुझे ज़्यादा कंफर्ट आएगा उस तरीके से वीडियोज़ हैं मैं उसको शूट करूँगा। बस कुछ टाइम की और बात है, शायद कुछ टाइम में फिर मैं खड़े होकर अपने पूरी एनर्जी से वीडियो बना पाऊँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सैमी ज़ेन के बारे में। तो सैमी ज़ेन ने एक ऐसी बात बोली है जिससे हम सारे लोग हो सकता है रिलेट करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नेचर ऐसे होता है। और जब अपने कैरेक्टर के अलावा अपने रियल चीज़ों के बारे में सुपरस्टार शेयर करते हैं तो वो और ज़्यादा रिलेटेबल फील होता है। तो सैमी ज़ेन ने क्या कहा, सैमी ज़ेन कहते हैं कि भाई मेरे को ना एंड मोमेंट पे जो डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान्स चेंज करती है वो हमेशा ही पसंद आता है। अब ऐसा सैमी ज़ेन ने इसलिए बोला, वो ये कहते हैं कि जब मेरे को एडवांस में पता चल जाता है, जैसे मैं 4-5 बजे रेडी हो गया, मुझे अपना परफॉर्म करना है 8-9 बजे के आसपास, मतलब जो भी शो की टाइमिंग है वो, तो उस टाइम पे मेरे को बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है। तो इसलिए वो जो केओटिक चीज़ें जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में होती है एंड मोमेंट पर जो चीज़ें होती हैं, मैं उसको हमेशा ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वैसे दोनों तरीके के लोग होते हैं कि जो पहले से प्रिपेयर होकर जाना पसंद करते हैं, और दूसरे लोग होते हैं कि भाई हम पहले से नहीं करना चाहते वरना फिर हम नर्वस या हेजिटेट हो जाएंगे, तो एंड में ही है जो सब कुछ बताना। तो सैमी ज़ेन उस प्रकार के आदमी हैं। आप किस प्रकार के आदमी हो? वैसे मेरे ख्याल से मैं तो दोनों ही हूँ, या फिर दोनों नहीं भी हूँ, पता नहीं, अपने को लेकर मैं कंफ्यूज हूँ, आप बताना। लेकिन सैमी ज़ेन ने अपनी दिल की बात बोली। नेक्स्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक और नए शो के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली मैंने आपको बहुत बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बैड ब्लड को लेकर आ रही है, फिर वो पुराने जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के डब्ल्यूसीडब्ल्यू के शोज है उनको रिवाइव कर रही है। अब उसमें एक नया नाम और ऐड हो चुका है जो कि है न्यू ब्लड राइजिंग। और इसमें आप देख भी सकते हो कि ये भी वही है, डब्ल्यूसीडब्ल्यू का पहले ये पीपीवी हुआ करता था। और अब मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जितने पीपीवी को रिवाइव किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको प्रीमियम लाइव इवेंट ही बना देगी। ऐसा भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया है, जो उनके लाइव इवेंट्स होते हैं कई बार उसको थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए, क्योंकि वहां पे वो उसको थोड़ा ज़्यादा हाइप करते हैं, ज़्यादा बड़ी चीज़ें करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद लाइव इवेंट्स के लिए भी वो इस नेम को यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शायद पहले ऐसे किया भी है कि लाइव इवेंट को ऐसे पैकेज करके अलग नाम दे दिया। क्या था, मुझे कुछ याद तो आ रहा, पता नहीं, कुछ तो था, किसी को याद हो तो बताना। तो हो सकता है ऐसा, जैसे अभी सुपर शो के नाम से डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने लाइव शोज को चलाती है मेजरली, जो उनको बड़े करने होते हैं। तो क्या पता इन पुराने नामों के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने लाइव इवेंट्स को रीपैकेज करके आपको दिखा दे, और वो फिर शो हो सकता है बड़े भी हो। मतलब नया नाम देंगे तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई इसमें कुछ अलग एफर्ट डालेगी भी ज़रूर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेमन प्रीस्ट के बारे में। और यूजुअली लोग अपनी उस सुपरस्टार जो है उन बातों को खुल के नहीं बोलते जो उनके फेवर में नहीं गई होती, या फिर उनको थोड़े से उसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन डेमन प्रीस्ट ने अपने मनी इन द बैंक के कैश इन जो उन्होंने रेसलमेनिया में किया था उसके बारे में कुछ कमी गिनाई है जो उनको पसंद नहीं आई। उन्होंने बोला कि मैंने कैश इन ड्रू मैकिंटायर के ऊपर किया, लेकिन मैं हमेशा से ही ये चाह रहा था कि वो कैश इन मैं सेथ रॉलिंस के ऊपर करूं। और इसके पीछे डेमन प्रीस्ट ये रीजन देते हैं कि सेथ रॉलिंस के ऊपर कैश इन करना उनको बड़ी फील देता, और सेथ रॉलिंस ही वो बंदा है जिसने रेसलमेनिया में कैश इन किया था, और उस मतलब पहले बंदे थे जिन्होंने रेसलमेनिया में कैश इन किया था और उसको सक्सेसफुल भी किया था। तो डेमन प्रीस्ट कहते हैं कि अगर वो हो जाता तो वो थोड़ी स्टोरी भी ऐसे हो जाती। बट खैर डेमन प्रीस्ट के फेवर में चीज़ नहीं, पूरी नहीं गई वैसे, क्योंकि अभी भी उनके पास चैंपियनशिप है, कैश इन सक्सेसफुल हुआ, रेसलमेनिया में हुआ, चैंपियन बने, अभी तक चैंपियन है। तो मतलब सारी चीज़ें नहीं गई फेवर में, लेकिन कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली गई हैं। मनी इन द बैंक के बारे में बात करते हैं। अब तो मनी इन द बैंक बस पास ही आ गया है। तो मनी इन द बैंक की जो करंटली टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं वो 17,000 हैं। अगेन मैंने आपको बताया, जब भी नंबर्स आपको 15,000 से ऊपर दिखे तो समझ लो कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ दमदार चीज़ें होने वाली हैं। और क्योंकि कनाडा में होने वाले टोरंटो का क्राउड है, तो मतलब वाइब आप एक अलग एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यूएसए क्राउड ने तो कह सकते हैं मतलब अब थोड़ा सा जो लेवल है उसको गिरा दिया है। तो जब ओवरसीज डब्ल्यूडब्ल्यूई जा रही है तो उन शोज़ को देखने में फिर ज़्यादा मज़ा आ रहा है।
नेक्स्ट कोडी रोड्स की बात करते हैं भाई, और कोडी रोड्स ने क्या बेस्ट क्रॉस रोड्स लगाया है। तो ये क्लिप है जो कि मैं प्ले तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन किसी तरीके से तो आपको दिखाई दूंगा। यहाँ पे WWE खुद पूछ रही है कि क्या ये बेस्ट क्रॉस रोड्स एवर है, और इसके पीछे रीजन क्रॉस रोड्स परफॉर्म करना नहीं है कोडी रोड्स का, मेजरली जो ये बढ़िया कहा जा रहा है वो इस वजह से किस तरीके से सिक्योरिटी वाले बंदे ने उसको सेल किया। अब लोग कह रहे हैं भाई इस बंदे को ये जो भी जॉब है इससे हटाओ और इसको जो है WWE सुपरस्टार बनाओ, और रेसलमेनिया क्या बोला था किसी रेसलमेनिया 2035 के मेन इवेंट के अंदर ये बंदा होना चाहिए। वैसे आपको पता ही होगा, बताना वैसे आप लोग नेम कि कितने आपको ऐसे नेम पता है जो कि WWE में किसी पॉइंट पे सिक्योरिटी वाला रोल प्ले कर रहे थे और उसके बाद जो है वो WWE सुपरस्टार बने। भाई कितनी लंबी ये लिस्ट है। आपको ऐसा लगता है ना सिक्योरिटी वाले बंदे जो आ रहे हैं वो एक्चुअल में कोई सिक्योरिटी है, लेकिन वो सिक्योरिटी नहीं है, वो WWE लोकली टैलेंट्स को हायर करके कहते हैं चलो भाई तुमको एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा बहुत पिटाई विटाई भी हो ही जाती है, तो इसलिए वो उन्हीं लोगों को डालते हैं जो एक प्रोफेशनल रेसलर हैं। कई बार वो लोकली मिल जाते हैं, कई बार WWE इंडी से उनको हायर कर लेती है, तो शायद ये बंदा भी हो सकता है फ्यूचर में जाके कुछ बन जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनी इन द बैंक के प्रीमियम लाइव इवेंट के, मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के बारे में। तो ये मतलब ये मैच के बारे में पता नहीं लोगों की हाइप है नहीं, लेकिन मैं सही में इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये सैमी ज़ेन और ब्रॉन ब्रेकर का जो होने वाला है। अब आप बताओ इस मैच का रिजल्ट क्या होना चाहिए, ये मैं आपका एक ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ। बुकर टी का ओपिनियन क्या है इसके ऊपर, पहले वो शेयर करता हूँ। बुकर टी कहते हैं कि मैं चाहता तो हूँ कि ब्रॉन ब्रेकर चैंपियन बने, लेकिन क्या वो चैंपियनशिप कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला बंदा बन चुका है, ऐसा उन्होंने बोला। अब देखो यार, ब्रॉन ब्रेकर का फ्यूचर तो ब्राइट है वो तो पता है, लेकिन इस पॉइंट पे अगर सैमी ज़ेन डीथ्रोन होते हैं, उनके पास से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जाती है, तो पहली बार ऐसा होगा कि अब टेस्ट होने वाली जगह पे ब्रॉन ब्रेकर होंगे। अभी तो वो बिल्कुल फ्रीली सब कुछ ऐसा अपनी फ्रीडम के साथ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है, लेकिन एक बार चैंपियन बनने के बाद फिर नजरें टिकती हैं, सेम जैसे हमने कोडी रोड्स के केस में देखा है, जैसे उनको क्रिटिसिज्म मिलता है कि भाई अभी चैंपियन बन गया, अब क्या अलग हो रहा है। तो आप बताओ आप किस तरीके से इसको देखते हो, क्योंकि सैमी ज़ेन से चैंपियनशिप लेना कोई छोटी बात तो होगी नहीं, क्योंकि उन्हें गुंथर को हराया, ब्रॉन ब्रेकर के पास चैंपियनशिप आ गई तो बड़ी बात है, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर है, तो एक्चुअल में शायद वो एक टेस्ट होगा उनके लिए, और क्या उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं है अभी, और अगर अभी से उनका वो टेस्ट ले लिया तो क्या पता एक जो ब्राइट सुपरस्टार देख रहे हैं उस रोड में एक रोड ब्लॉक उनको वो फील हो। आप इसको किस तरीके से देखते हो? वैसे मेरे ख्याल से तो मतलब टाइटल चेंज हमेशा ही मस्त लगता है देखने में। बाकी मनी इन द बैंक की जब प्रेडिक्शन वीडियो आएगी तो इसके बारे में प्रेडिक्शन करूंगा अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं ओमोस के बारे में। ओमोस का WWE के अंदर तो पता नहीं क्या ही सीन चलता है, लेकिन फिलहाल वो मेरे जैसे बन चुके हैं, मतलब मेरे जैसे मतलब ऐसे नहीं, मतलब वो एक यूट्यूबर बन चुके हैं। तो उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया भाई, और उनकी जो पहली वीडियो है, अगर मैं आपको गैस करने को बोला नहीं गैस कर सकते, क्योंकि उन्होंने समर फ्रेग्रेंस के ऊपर वीडियो बनाई है, मतलब परफ्यूम वगैरह जो होता है कि 2024 के टॉप 10 क्या है समर फ्रेग्रेंस। जो मैंने देखा भाई मुझे बहुत अजीब लगा। ओमोस ने अपना यूट्यूब चैनल ही शुरू कर लिया है, तो अभी इसमें 4000 सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं, पहली वीडियो में 20,000 व्यूज़ भी हैं। मैंने कमेंट जाके देखा तो ओमोस बहुत खुश हैं जैसा उनको रिस्पांस दिखाया है पहली वीडियो में लोगों ने। तो ये देखो भाई, अगर आप ओमोस को भी पसंद करते हो WWE सुपरस्टार, तो अब वो यूट्यूबर बन चुके हैं, आप चाहो तो उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिपल एच के बारे में और उस रेसलमेनिया की डॉक्यूमेंट्री के बारे में। तो कल उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें बताई अच्छे से, कल वाली वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो। उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर ट्रिपल एच ने एक बात और मेंशन करी, यहाँ पे वो बोलते हैं कि जब ये डॉक्यूमेंट्री मतलब चल रही है तो उस टाइम पे ट्रिपल एच बोल रहे हैं कि उन्होंने रेसलमेनिया 41 के लिए जो प्रिपरेशन है, जो मैचेस हैं, जो कार्ड है, उसके ऊपर ऑलरेडी प्लानिंग शुरू कर दी है। और ये बात भी मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताई थी कि वो जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें 80% जो कार्ड है वो अक्टूबर में WWE ने डन कर दिया था। मतलब अभी जैसे चैनल पे कभी कभी जब नए लोग आते हैं तो ऐसा होता है कि उनको ऐसा पता नहीं चलता कि रेसलमेनिया तो भाई अभी अप्रैल में है, तो क्या ये एक साल पहले से प्लानिंग हो रही है, लेकिन कितने मैचेस की सालों से पहले प्लानिंग हो जाती है। अब जैसे रोमन रेंस और रॉक वाला मैच देखो, इसकी पहली बार डिस्कशन ये 2021 में हुई थी, लेकिन अभी जाके कब होगा, अब लग रहा है अगले साल होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कंफर्म करके ही बोलें, चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, तो ऐसे करके चलता है। तो ट्रिपल एच के अभी किताबों में, उनकी नोट्स में, डायरी में चुरा सकते हो तो चुरा लो, कहीं ना कहीं हो सकता है आपको जो प्लान्स हैं शायद वो पता चल सकते हैं। नेक्स्ट मनी इन द बैंक का एक सरप्राइज रिटर्न है,
और अगर आप थोड़ा सा फेमिलियर हो गए कनाडा से तो वहाँ से बिलोंग करती है ट्रिश स्ट्रैटस, और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक वीडियो शेयर की जिसके बाद लोग कह रहे हैं भाई ट्रिश क्या तुम आने वाली हो, क्योंकि कनाडा में शो होता है तो फिर वहाँ पे उनका आने का मूड होता है, WWE उनको बुक भी करती है, लाइव इवेंट्स के अंदर भी बुक करती है। अभी डील वगैरह वाली सिचुएशन के ऊपर मेरे को इतनी कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जोई स्टार्क वो नेम है जिसके साथ लास्ट टाइम उन्होंने टेलीविजन पे एंगल किया था और उन्होंने धोखा क्या दे दिया था, जोई स्टार्क का फेस टर्न हुआ था वो, क्योंकि ट्रिश स्ट्रैटस उनके ऊपर, आपको याद ही होगा वो स्टोरी लाइन में। तो लोग कह रहे हैं कि क्या पता जोई स्टार्क के अगेंस्ट वो जा सकती हैं। तो देखो भाई ट्रिश स्ट्रैटस की शायद एक कैमियो टाइप कुछ रोल हो सकता है, बाकी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते उसके ऊपर, क्योंकि WWE कई बार चीज़ों को सिंपल भी रखना चाहती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि शो से पहले या शो के बाद एक मूवमेंट दे दें ट्रिश स्ट्रैटस को, बस बाकी से ज़्यादा कुछ होगा नहीं। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी आई थिंक मनी इन द बैंक जो शो है वहाँ पे एक बहुत बड़ा हमको हिंट या स्पॉइलर है, गिव अवे दे सकती है कि ब्लड लाइन की स्टोरी में क्या होगा। अभी मैंने डिस्कस किया ब्रॉन ब्रेकर और सैमी जेन को के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच को, तो अगर इस मैच में सैमी जेन के पास से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जा रही है, इसका मतलब कि वो जो हमने रूमर सुना था कि सैमी जेन रोमन रेंस की ब्लड लाइन में फिर से आने वाले हैं, जबकि उनका कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हारने का मतलब WWE सैमी जेन को फ्री करना चाहती है कि वो अब अपनी जो स्टोरी लाइन है उसको चेंज कर सकें, और स्टोरी लाइन चेंज करके जो ब्लड लाइन को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है ये 4 बंदे हैं, सोलो सिकोवा, टामा टोंगा, टोंगा लोवा और जेकब फाटू। लेकिन अगर हम गुड ब्लड लाइन की बात करें तो वहां पर तो अभी कायदे से सोलो तो क्योंकि अब रहे नहीं उस ब्लड लाइन में, तो कौन है, रोमन रेंस, जिमी ऊसो और जे ऊसो। अब एक नाम सैमी जेन भी है, क्योंकि आपको पता है ब्लड लाइन की जब बात होगी ऐसा हो ही नहीं सकता कि सैमी जेन की बात ना हो, और मुझे नहीं लगता WWE इतनी बेवकूफ़ है कि उनको चौथे किसी और नेम की जरूरत हो या ब्लड लाइन में किसी एक बंदे को डालने की जरूरत, मतलब करने को तो कर ही सकती बेवकूफ़ी WWE, लेकिन सैमी जेन जैसा बंदा जिसकी वजह से ब्लड लाइन की स्टोरी में इतना मजा आया था, तो अब जब ब्लड लाइन को एक बंदे की जरूरत है तो कैसे WWE उसको सैमी जेन के नाम के तौर पे नहीं पिक करेगी। तो आप ये कह सकते हो कि अगर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हारे सैमी जेन तो जो चौथा बंदा है ब्लड लाइन का, कहीं ना कहीं हमको ऑलमोस्ट उसका कंफर्मेशन मिल जाएगा कि वो सैमी जेन है। वैसे मैंने आपको ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस वाला एंगल भी बताया कि कैसे वो ब्लड लाइन में हो सकता है बिकॉज ऑफ पॉल हेमन, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो। बट कहीं ना कहीं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अगर हारे सैमी जेन तो ब्लड लाइन की स्टोरी में क्या होगा वो आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा। बाकी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।